हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। मेरा नाम है माधुरी नागले और आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। वर्ल्ड हिस्ट्री की जो रिवीजन सीरीज है उसमें ये थर्ड वीडियो है और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की इसमें बात करने वाले हैं हम लोग। बट अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। क्या है आज का टॉपिक? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉपिक से समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रीज। पहले के टाइम में इतनी डेवलप्ड नहीं थी इंडस्ट्रीज, इनफैक्ट इंडस्ट्रीज थी ही नहीं। जो भी काम होता था, ज्यादातर चीजें जो थी वो हाथों से की जाती थी। बट एक टाइम ऐसा आया कि जब इस चीज की जरूरत महसूस होने लगी कि हम मशीनों का यूज करें या जो मैन पावर है उसको कहीं ना कहीं हम लोग रिप्लेस कर सके ऐसी चीज से जिससे हमको लागत जो है वो कम लगे और प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा मिले। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है यही है। मतलब क्या हुआ, ये फंडामेंटली अगर इसकी बात करें हम लोग तो रिप्लेसमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट बाय पावर ड्रिवन मशीनरी। अब जो हैंडीक्राफ्ट्स थे या जिसको हस्तशिल्प कहा जाता है, तो उनको बिजली से चलने वाली मशीनों से रिप्लेस किया गया। अब ये जो है ये बड़ा ही यूनिक चेंज है अगर हम लोग बात करें ह्यूमन हिस्ट्री में। तो अगर इसके ब्रॉडर एस्पेक्ट की बात करें तो बेसिकली इसमें जो लार्ज स्केल कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस थे उनका डेवलपमेंट हुआ। जो स्टेटस था, जो लेबरिंग मैन थे उनका, उसमें चेंजेस आए। पॉपुलेशन शिफ्ट हुआ, इंक्रीज भी हुई पॉपुलेशन काफी हद तक, और नए सोशल और इकोनॉमिकल और साथ ही पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो है वो भी देखने को मिलेगी। अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? अब देखो, जनरली हम रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो हम ये सोचते हैं कि एक ऐसी चीज जो जिसमें ब्लडशेड होता हो, लड़ाइयाँ होती हो। लेकिन यहाँ पर रिवॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है? क्योंकि इसमें डेवलपमेंट, बेसिकली डेवलपमेंट हुआ है इस रिवॉल्यूशन में इंडस्ट्रियल स्फीयर में। वो भी ठीक है, किस वजह से? जो मशीन थी डिफरेंट डिफरेंट, उनके इंट्रोडक्शन की वजह से जो ट्रेड और इंडस्ट्री थी उसमें काफी चेंज हुआ और इन चेंजेस को ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा गया है। अब एडवर्ड जो है वो, उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया है, तो यहाँ पर आप एक जो सेट डेफिनेशन है वो देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। द ग्रेट चेंज इन द टेक्निक of industry and in the status of workmen is really called दी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो ये एक आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, बाकी जो हमने पिछली स्लाइड में देखा वो भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। आगे देखिए हम लोग, तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में सब एक है कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कौन से रीजन थे या कौन से कॉजेस थे जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है। तो पहला कॉज क्या था? डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। अगर हम लोग 18th सेंचुरी की बात करें तो इंग्लिश ट्रेड जो है वो काफी बड़ा था और काफी बड़े पैमाने पर बाकी की जो कंट्रीज है उनके साथ हो रहा था। अगर हम देखें तो अमेरिका और जो इंडिया है उसकी डिस्कवरी की बात करें, उनके रास्तों की डिस्कवरी स्पेशली, तो स्पेन और पुर्तगाल ने यहाँ पर इसको इनिशिएट किया। ये फर्स्ट रहे हैं ये, पर फिर भी क्योंकि ये अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स में उलझे हुए थे तो इंग्लैंड ने इसका काफी हद तक फायदा उठाया और इनका ट्रेड जो है वो काफी बढ़ गया, ठीक है? और वहीं अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश कॉलोनीज जो है उन्होंने भी काफी बड़ा यहाँ पर रोल प्ले किया है जो ट्रेड है उसके डेवलपमेंट में। तो ये एक बड़ा कॉज है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन। अब हम जानते हैं कि आयरन जो है उससे मशीनरी बनेगी और कोल से जो है वो मशीनरी चलेगी। तो यहाँ ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है इनका होना बहुत जरूरी है। तो इनके होने के बाद ही जो नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड की बात करें तो इनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी इंग्लैंड में। इस वजह से एक जो रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्रीज के लिए वो अवेलेबल था और यहाँ पर जो मशीन्स है वो आसानी से बनाई जा सकती थी एक बड़े नंबर पर चीप रेट पर, या जो सस्ता जो रेट है उस पर इनको बनाया जा सकता था, ठीक है? तो यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो गया जो रॉ मटेरियल है। और जहाँ यहाँ पर जो ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो एक बड़ा अमाउंट जो है वो ऑप्टेन कर सकते थे, स्पेंड भी कर सकते थे और ऑप्टेन भी कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो
क्या अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन एक बड़ा कॉज रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। फिर इसके बाद बात करें थर्ड कॉज क्या है, देखो ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऑफ इंग्लैंड। अब क्यों ये कॉज है, अगर हम लोग देखें तो जो नेचुरल और ज्योग्राफिकल सिचुएशन है इंग्लैंड की, वो काफी सुटेबल थी, क्योंकि वो सी से सराउंडेड था, चारों तरफ से सी से घिरा हुआ है, तो सी रूट इजिली अवेलेबल है। पहली चीज तो जो इंग्लैंड के मर्चेंट थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, जो पोर्ट्स थे उनको कंस्ट्रक्ट करने में और ट्रेड को करने में, साथ ही जो रॉ मटेरियल था उसको एक्सपोर्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड था उसको सेल करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो ज्योग्राफिकल सिचुएशन ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि रेनेसा इटली से स्टार्ट हुआ है, वैसे ही जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ फैक्टर्स जो थे वो सुटेबल थे, फेवरेबल थे, इस वजह से इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ है। फिर इसके बाद पावरफुल नेवल फोर्स, ये भी एक बड़ा रीजन रहा है। अगर हम लोग बात करें तो इंग्लैंड जो है वो काफी पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर, और यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स जो है वो काफी बढ़ा, क्योंकि इनके पास एक चीज थी, वो थी पावरफुल नेवल फोर्स, या नेवी जो थी इनकी काफी पावरफुल थी। तो इस वजह से जो मर्चेंट्स होते थे उनको अपना सामान ले जाने में और बेचने में, या जो रॉ मटेरियल है उसको इंपोर्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है। फिफ्थ अगर हम लोग बात करें तो फ्री एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लैंड, तो ये भी एक बड़ी चीज है। अगर हम लोग देखें तो इंग्लैंड में इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो काफी ज्यादा डेवलप हुई, अगर बाकी कंट्रीज की बात करें, इनफैक्ट यूरोप की बाकी कंट्रीज की बात करें तो उनके कंपैरिजन में यहाँ पर एक फ्री एटमॉस्फेयर मिलता था। जो मर्चेंट्स थे उनको स्पीच, प्रेस, राइटिंग, या जो भी उनके व्यूज थे, पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट और स्कॉलर्स के, सब लोग अपने व्यू जो थे वो एक्सप्रेस कर सकते थे उस टाइम पर। फिर अगर हम लोग बात करें तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी हुए इंडस्ट्रियल स्फीयर में, और वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग बात करें तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है उसके लिए लोगों को एनकरेज किया जाता था। तो ये एक रीजन था फ्री एटमॉस्फेयर इन इंग्लैंड। छठवें रीजन की बात करें तो इन्फ्लुएंस ऑफ अग्रेरियन रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के पहले इंग्लैंड में क्या हुआ था, अग्रेरियन रिवॉल्यूशन हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या हुई, अग्रेरियन रिवॉल्यूशन की वजह से जो लोग थे उनको खाना मिला आसानी से, वो सरवाइव करने के काबिल थे। बड़ी पॉपुलेशन जो थी, एक बड़ी पॉपुलेशन सरवाइव करने के काबिल थी उस जगह पर। तो इसी वजह से जो नए सिस्टम थे उनको आसानी से इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और एक लार्ज नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर जो है, क्योंकि अग्रेरियन रिवॉल्यूशन हुआ तो यहाँ पर जो लेबर्स थे उनका नंबर जो है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई कहीं ना कहीं, तो इनका क्या था, रोजगार जो है वो चला गया। तो ये जो एग्रीकल्चर लेबरर्स थे ये अवेलेबल हो गए इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें, सेवेंथ जो रीजन है वो है अबंडेंस ऑफ एक्स्ट्रा वेल्थ। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी इंडस्ट्री खोलना हो तो एक्स्ट्रा वेल्थ की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, और अभी भी होती है मतलब। तो फॉर्चुनेटली जो इंग्लैंड है उनके पास काफी वेल्थ थी, क्योंकि उनके ट्रेड रिलेशंस थे इंडिया और अमेरिका के साथ। तो इस वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसमें वो अपनी कैपिटल जो है वो लगा सकते थे, तो कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे। तो इस वजह से भी इंडस्ट्रीज जो है उसका डेवलपमेंट काफी हद तक बढ़ा इंग्लैंड में। आगे हम लोग बात करें तो ब्रिटिश कॉलोनीज जो है, अब इंग्लैंड की जो कॉलोनीज थी वो अलग अलग कंट्रीज में थी, और अगर देखें तो ये कॉलोनीज जो है चीप रॉ मटेरियल अवेलेबल कराती थी इंग्लैंड को, और साथ ही यही कॉलोनीज जो है मार्केट की तरह भी यूज की जाती थी फिनिश्ड गुड्स के लिए। तो ये भी एक बड़ा रीजन थी ब्रिटिश कॉलोनीज जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के होने में। फिर इसके बाद बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देखो 1789 जो है, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 का, उसने भी एक रोल प्ले किया है इसमें, एक काफी बड़ा रोल। अगर हम लोग बात करें 18th सेंचुरी की तो फ्रांस काफी ऊपर आता था जो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक स्फीयर है उसमें, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है कहीं ना कहीं उसकी वजह से फ्रांस में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसका रास्ता रुक गया कहीं ना कहीं। तो वहीं इस चीज का फायदा उठाया इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड को अपॉर्चुनिटी मिली कि अब वो ट्रेड और कॉमर्स जो है वो ज्यादा डेवलप करे। तो यहाँ पर ये सारे रीजंस जो है, हमने टोटल 10 रीजंस देख लिए हैं, कॉजेस देख लिए हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है।
अगर देखें हम लोग तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ आपको जो याद रखने हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। नए इन्वेंशन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं 6 और 15 नंबर में भी। ठीक है, कौन कौन से न्यू इन्वेंशन हुए थे इस टाइम पर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर? जॉन केस फ्लाइंग शटल जो है वो इन्वेंट किया गया 1733 में। ठीक है, बाय के। इट रेज द आउटपुट ऑफ वीविंग, वीविंग जो है उसकी बुनाई का जो उत्पादन है इसने बढ़ाया। स्पिनिंग जेनी जो है जेम्स हारग्रीव्स की एक स्पिनिंग मशीन थी जो 1765 में इन्वेंट की गई, और जो वे ऑफ स्पिनिंग था वो भी काफी इससे बेहतर हुआ। क्रॉम्पटन्स म्यूल जो है, सैमुअल क्रॉम्पटन्स ने एक इम्प्रूव्ड स्पिनिंग जेनी को डिस्कवर किया, वो 1779 में इन्वेंट किया इन्होंने स्पिनिंग म्यूल। तो यहाँ पर जो धागा था वो फाइन और स्ट्रॉन्ग मिलने लगा। आगे बात करें हम लोग द पावर लूम, तो पावर लूम जो है 1785 में कार्टराइट ने इसको इन्वेंट किया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट। फिर इसके बाद कॉटन गिन जो है इसको व्हाइटनी ने इन्वेंट किया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1793 में। ये क्या करता था, कॉटन फाइबर जो है उससे सीड्स को अलग करता था। फिर इसके बाद सिलेंडर प्रिंटिंग जो है वो इन्वेंटेड टू मैन्युफैक्चर द प्रिंटिंग क्लोथ। ठीक है, जो प्रिंटेड क्लोथ होता था उसके लिए ये सिलेंडर प्रिंटिंग इन्वेंट किया गया। स्टीम इंजन जो है, स्टीम इंजन भी इन्वेंट किया गया और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए। अब आगे बात करें हम लोग तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ये नए जो खोजे हुई है या इन्वेंशन हुए हैं तो वो तो एक इम्पॉर्टेंट कॉज रहे ही है, लेकिन जो नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे उनका भी काफी यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वो रहा है। न्यू साइंटिफिक इन्वेंशन जो है वो इंग्लैंड में हुए हैं काफी हद तक, और इससे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी बढ़ा। अगर हम लोग बात करें, एक इंजीनियर है स्कॉटलैंड के, तो उन्होंने रोड मेकिंग को काफी इम्प्रूव किया, तो रोड जो है वो अलग अलग कंट्रीज को कनेक्ट करने लगी। और वहीं अगर हैवी आर्टिकल्स की बात करें तो हैवी आर्टिकल्स जो है वो वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। ठीक है, द ड्यूक ऑफ ब्रिज वाटर इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम ऑफ कैनल्स। फिर एक इंजीनियर थे ब्रिंडले, उन्होंने हेल्प की इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्कीम। तो यहाँ पर कैनल्स जो है और इंटरनल ट्रेड जो है वो भी काफी हद तक इंक्रीज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट क्या हुआ। देखो यहाँ पर मैंने 3 छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, बट अगेन ये आपसे 15 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन लिखना है, कुछ पॉइंट्स आप इन्वेंशन से रिलेटेड लिख सकते हैं, क्या क्या उसके इफेक्ट है वो लिख सकते हैं। और यहाँ 3 मेजर इफेक्ट जो है वो आपको लिखना है। 3 मेजर कैटेगरीज है इफेक्ट की। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सोशल इफेक्ट किस तरीके से हुआ। सोशल इफेक्ट की बात करें तो जो पूरा इंग्लैंड था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन से पार्ट्स में? एक था कैपिटलिस्ट और दूसरा था लेबर क्लास। तो ये जो 2 क्लास थी इसमें डिवाइड हो गया था। जो सोशल जो कंट्री थी, इंग्लैंड जो थी कंट्री, सोशली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पर जो गैप है, डिफरेंस जो है इनके बीच में दिन ब दिन बढ़ता गया, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो थे वो बहुत ज्यादा उनकी इनकम हो रही थी, और वहीं कहीं ना कहीं जो लेबर क्लास थी उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। फिर यहाँ पर बिग जो कैपिटलिस्ट थे वो बड़े बड़े घरों में रहते थे, डिलीशियस फूड एंजॉय करते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, एक लग्जूरियस लाइफ जीते थे। और वहीं अगर लेबर क्लास की बात करें तो उनकी लाइफ जो थी वो काफी तकलीफों से भरी थी। फिर यहाँ पर क्या होता था कि जो लेबर क्लास थी उनके बच्चे लगभग 15-15 घंटे जो इंडस्ट्रीज थी वहां पर काम करते थे, और हंगर जो थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी। और ये जो है इसकी वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, और मतलब बहुत एडवर्सली अफेक्ट हुए बच्चे। और वहीं अगर हम लोग बात करें तो जो क्योंकि अब यहाँ पर बच्चे भी काम कर रहे थे तो ये एक रीजन बना पॉपुलेशन इंक्रीज का। ठीक है, और ये जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी। और वहीं जो टाउन्स थे, क्योंकि अब पॉपुलेशन, अब यहाँ पे इतना स्पेस है, आप चाहो तो यहाँ पर 2 इंसान रह सकते हैं, चाहो तो यहाँ पर 15 लोग भी रह सकते हैं, बट यही अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड होने लगे टाउन्स। अब यहाँ टाउन्स डेंसली पॉपुलेटेड हो रहे थे, पर साथ ही क्या रहने लगी, डर्टी या गंदगी यहाँ पर रहने लगी।
तो बहुत ज्यादा क्राउडेड, स्मोकी और डैम्प फैक्ट्रीज जो है वहां पर रहने लगी, वर्कर्स के लिए अच्छी जगह नहीं थी, उनकी हेल्थ जो है वो भी खराब होने लगी। और अगर कोई लेबर जो है अगर वो इंजर हो जाता है फैक्ट्रीज में, तो उनको जॉब से ही निकाल दिया जाता था, ठीक है। और ना ही इसमें कोई उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाता था, ना ही कोई सुविधा दी जाती थी। और यहाँ पर कोई लीव नहीं दी जाती थी, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो इनफैक्ट सोशल एविल्स जो है वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो गए थे, और डार्क सैटेनिक मिल्स जो है वो कहा जाने लगा था इन फैक्ट्रीज को। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है काफी चेंज हुआ, और जो डेली नीड्स थी लोगों की वो उन उनकी कमी जो है वो बहुत ज्यादा उनको होने लगी। तो यहाँ पर एक जो बेसिकली हम लोग देखें तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है उसने क्या किया, गरीबों की या पुअर लोग जो है उनकी संख्या कहीं ना कहीं काफी बढ़ा दी थी। फिर इसके बाद देखते हैं सेकंड जो है इकोनॉमिक इफेक्ट। अब सोशली हमने देख ही लिया क्या हुआ, इकोनॉमिक की बात करें तो ट्रिमेंडसली यहाँ पर चेंज हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से। पहले अगर देखें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले, तो ये इंग्लैंड जो है एक अग्रेरियन कंट्री कहलाती थी, ठीक है। और इस रिवोल्यूशन के बाद ये इंडस्ट्रियल कंट्री कहलाने लगी, ठीक है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो भी स्टैब्लिश हुई यहाँ पर, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कैपिटलिस्ट जो थे उनका मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनका कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ, और कैपिटलिस्ट जो थे वो सारे इंडस्ट्रीज पर मोनोपलाइज करने लगे, क्योंकि अब इनके पास ऑब्वियसली वेल्थ ज्यादा थी और प्रोडक्शन भी ज्यादा था, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी थी उसके थ्रू प्रोडक्शन करते थे। और वही अगर नेशनल वेल्थ की बात करें तो हाँ बिल्कुल बड़ी थी नेशनल वेल्थ, और जो पॉपुलेशन है वो भी काफी बड़ी थी। और अगर बात करें इंग्लैंड की ग्रैंडरीज जो है वो वर्कशॉप में कन्वर्ट होने लगी थी, ऐसा कहा जाता था, ठीक है। फिर वहीं पे जो मशीन्स थी उनके इन्वेंशन की वजह से बहुत सारे वर्कर्स जो थे उनको अपनी जॉब खोनी पड़ी, और अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले ऐसा कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं था लोगों के बीच में, क्योंकि लगभग सारे लोग खेती करते थे, तो कोई थोड़ा अमीर कोई थोड़ा गरीब ऐसा। लेकिन अब ऐसा था कि बहुत ज्यादा अमीर और बहुत ज्यादा गरीब। फिर थर्ड जो है इफेक्ट वो क्या है, पॉलिटिकल इफेक्ट। अब पॉलिटिकल इफेक्ट जो है वो किस तरीके से हुआ, तो अब कैपिटलिस्ट के पास जो वेल्थ है बहुत ज्यादा आ गई। अब ऑब्वियसली वेल्थ आ गई तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस उनका होने लगा। अब जो बड़े लोग थे, जो रिच लोग थे, उनका जो वोट था वो पार्लियामेंट में उसका जो वेटेज था वो कहीं ना कहीं बढ़ गया था। और वहां जो लोग थे, जो लोअर क्लास के लोग थे, उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस होने लगा। तो ये जो है एक स्पिरिट ऑफ कम्युनिज्म और सोशलिज्म उसकी वजह से वहां पर आया, और अलग अलग लेबर मूवमेंट्स भी हुए, क्योंकि वहां जो लेबर थे उनकी जो स्थिति थी, जो उनकी कंडीशन थी काफी खराब थी। वही सोशलिस्ट जो है उन्होंने एट्रोसिटीज, जो कैपिटलिस्ट की एट्रोसिटीज है उसके खिलाफ आवाज उठाई, और गवर्नमेंट जो है उनको कई लॉज लाने की बात मतलब उनको मजबूर किया कि आपको फैक्ट्री एक्ट या लॉज लेकर आना है। फिर जो लेबर प्रॉब्लम थी वो काफी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और बहुत ही रिबेलियस स्फीयर हो गया था वहां पर, क्योंकि लोग जो है रिवोल्ट करने पे उतर आए थे कि ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि लेबर क्लास जो है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, पैसे हालांकि उनके पास कम थे, पर पॉपुलेशन वाइज अगर हम लोग देखें तो काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। तो इस तरीके से बहुत सारे जो ट्रेड और कॉमर्स था उसमें बढ़ोतरी तो हुई ही, साथ ही जो बहुत सारे ऐसी चीजें जीत थी, आर्टिकल्स थे जो पहले हाथ से बनाए जाते थे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद उनका जो प्रोडक्शन है फैक्ट्रीज में होने लगा, नए नए मार्केट जो है वो खुलने लगे, और जो पॉपुलेशन है काफी ज्यादा बढ़ने लगी। और ये एक चैलेंज था पॉलिटिशियंस के सामने कि कैसे हम इसको कंट्रोल करें। और जो इम्पीरियलिज्म है उसका प्रिंसिपल भी आया, मतलब इम्पीरियलिस्टिक जो टेंडेंसी है इस टाइम पे काफी बढ़ गई थी। और लगभग अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन की और सामान को लाने ले जाने में भी यहाँ पर इंक्रीज हुई फैसिलिटीज वगैरह। तो बेसिकली बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने। और ये तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।